नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पीएम मोदी बोले पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित, हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एयर मार्शल बोले हमारी लड़ाई आतंकियों से थी, पाकिस्तानी सेना ने इसे अपना बना लिया, नुकसान के लिए वही जिम्मेदार। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ में शाम 5 बजे बातचीत हुई, सीमा पर एक भी गोली न चलाने पर हुई सहमति। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा, बीसीसीआई ने लिखा थैंक यू विराट, एक युग का अंत, विरासत जारी रहेगी। वहीं बेस्ट फ्रेंड डिविलियर्स बोले सच अ लीजेंड। हरियाणा में प्लेवे स्कूल को 45 दिन में मिलेगी मान्यता, हर साल रिन्यू जरूरी। आरटीई के तहत 25% सीटें रिजर्व रखनी होंगी। हरियाणा में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे घोषित होगा। 5,22,000 बच्चों ने दिया था एग्जाम। प्रकृति की सुंदरता बढ़ाएगी हरियाणा सरकार, पंचायती जमीन पर लगाए जाएंगे पेड़ पौधे। झज्जर में बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेंगे कोचिंग सेंटर, फायर एनओसी और काउंसलर रखना भी जरूरी, नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। हरियाणा में अब एविडेंस से नहीं हो सकेगी छेड़छाड़, टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग अपनाएगी पुलिस, ट्रैकिया पोर्टल हुआ अपग्रेड, साक्ष्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। सिरसा से पंजाब जम्मू जाने वाली बसें शुरू, भारत पाक तनाव के चलते रोडवेज ने की थी बंद, सीज फायर के बाद हालात सामान्य। एसएससी का नया फैसला, अब परीक्षा देने से पहले कराना होगा आधार से वेरिफिकेशन। ईपीएफओ अपडेट, ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, अब बिना बैंक जाए निकाल सकेंगे पैसे। भारत पाक सीज फायर के बाद 2,975 अंक चढ़ा सेंसेक्स, ये साल की सबसे बड़ी तेजी, 82,430 के स्तर पर पहुंचा, निफ्टी 4% चढ़ा। सीज फायर के 43 घंटे बाद 32 एयरपोर्ट्स खुले, 3 दिन में 500 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हुई थी, अब एयरलाइंस ने बुकिंग की शुरू। 17 मई से फिर शुरू होगा आईपीएल 2025, फाइनल मैच 3 जून को। पाकिस्तान से तनाव के कारण 4 दिन पहले टूर्नामेंट रोका गया था। और जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में फिर से ड्रोन दिखाई दिए, सांबा बाड़मेर में मार गिराया, पठानकोट में मूवमेंट, होशियारपुर में 5 से 7 धमाके, ब्लैकआउट किया। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, जींद व यमुनानगर में मौसम साफ रहा। नारनौल में धूल भरी आंधी चली। इसके अलावा गुरुग्राम व झज्जर में बादल छाए रहे। देर शाम भिवानी में बारिश हुई। हाल ही के कुछ समय से राजधानी दिल्ली एनसीआर में मौसम खुशनुमा बना हुआ था। रुक रुक कर हो रही बरसात से तापमान में गिरावट का दौर जारी था। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा अपडेट से आम जनता को कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि तापमान में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले रविवार को भी प्रदेश का मौसम बदला हुआ नजर आया और कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तूफान आया था। मौसम विभाग के अनुसार 16 जिलों में मौसम ड्राई रहेगा। 13 मई यानी आज 3 जिलों पंचकुला, अंबाला व यमुनानगर में 25% तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कल यानी 14 मई को 4 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार व जींद में 25% तक बरसात हो सकती है। तो वहीं 15 मई को 10 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत व जींद में 25% तक बरसात हो सकती है। वहीं अन्य जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को केवल स्थगित किया है, पाकिस्तान का रवैया देकर आगे का एक्शन तय करेंगे। हम पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर भी बातचीत करेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूमों को उनके परिवार के सामने, बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, ये आतंक का बहुत विभत्स चेहरा है। यह देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश की थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह बहुत बड़ी पीड़ा थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दी। आज हर आतंकी और आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं, देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात और 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते हुए देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर, ट्रेनिंग सेंटर पर सटीक प्रहार किया।
आतंकवादियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में 3 लकीरें खींच दी है। पहला, आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे, हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती है। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, उसके आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देना पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का ये बड़ा सबूत है। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो या फिर भारत में बड़े आतंकी हमले हों, उन सब के तार इन्हीं आतंक के ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशक से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में घिर गया था, हताशा में घिर गया था, बौखला गया था। इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार करने की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया, पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर बहुत घमंड था। पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर होगी, अगर बात होगी तो पीओके पर होगी। देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना जरूरी है। आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने लगातार बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के चलते आज वायु प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए वन क्षेत्र को बढ़ावा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके लिए सरकार द्वारा पंचायती जमीन पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वन मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि आगामी वन महोत्सव के दौरान स्कूली बच्चों को वनों के महत्व के बारे में समझाना होगा। उन्हें जागरूक करना होगा कि जो पौधे लगाए जा चुके हैं उनकी देखभाल भी अवश्य करें, तभी हरित क्षेत्र के अभियान को साकार किया जा सकता है। बच्चों को बताना होगा कि यदि अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक पौधारोपण करना होगा। उन्होंने बताया कि यमुना व घग्गर नदी के क्षेत्र में भूमि कटाव, जल संरक्षण तथा नदियों के जीर्णोद्धार के लिए साथ लगते गांव की जमीन पर पिछले 1 साल के भीतर 20 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। अमृत सरोवर अभियान के तहत सूबे के 2000 से ज्यादा तालाबों पर पीपल, बड़ व नीम की त्रिवेणी लगाई गई है। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे वन विभाग की वन मित्र योजना से जुड़ें और प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाकर हरित क्षेत्र विकसित करने में अपना योगदान दें। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा एक अनूठी प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत 75 साल पूरी कर चुके पुराने वृक्षों को 3000 रुपए सालाना पेंशन दी जा रही है। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करने वाले कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने एक नया फैसला लिया है। एसएससी ने अपनी इच्छा के आधार पर उम्मीदवारों की पहचान वेरीफाई करने के लिए अपनी सभी आने वाली परीक्षाओं में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने पर फैसला लिया है। ये नया फैसला अगले महीने से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लागू हो जाएगा। एसएससी ने हाल ही में जारी एक पब्लिक नोटिस में कहा कि अभ्यर्थी मई 2025 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय और आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने के लिए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होते समय आधार का इस्तेमाल करके खुद को प्रमाणित पाएंगे। एसएससी ने कहा कि इस प्रकार का आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है। इसका लक्ष्य परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने में आसानी को बढ़ाना है। आधार से वेरिफिकेशन करने से पता चल पाएगा कि सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पहचान को गलत नहीं बताएं या फिर आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अन्य धोखाधड़ी वाले साधनों का इस्तेमाल न करें। बीते साल 12 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने कहा था कि एसएससी को स्वैच्छिक रूप से आधार प्रमाणीकरण करने की स्वीकृति है।
एसएससी व यूपीएससी की तरफ से देश भर में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। यूपीएससी ने पिछले साल अपने विभिन्न परीक्षणों में धोखाधड़ी और नकल को रोकने के लिए इस प्रकार के निर्णय लिए थे। हरियाणा पुलिस के पारंपरिक तरीकों से परिवर्तन कर एफएसएल हरियाणा ने अब साक्ष्यों को संरक्षित करने के लिए विशेष टेम्पर प्रूफ और एक समान मानकीकृत पैकेजिंग सामग्री अपनाने जा रहा है। इस आधुनिक पैकेजिंग और सीलिंग सामग्री के उपयोग से साक्ष्यों को इस प्रकार सील किया जाता है कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ तुरंत पकड़ में आ जाएगी। इससे कोर्ट में साक्ष्य की विश्वसनीयता निर्विवादित रखने में सफलता मिल पाएगी, जिससे क्रिमिनल को कानून के शिकंजे से बचना कठिन होगा। एफएसएल के डायरेक्टर ओपी सिंह ने बताया कि हरियाणा के एफएसएल अब केवल रिपोर्ट बनाने वाली संस्था नहीं बल्कि वैज्ञानिक न्याय प्रणाली की रीढ़ बन चुकी है। एफएसएल द्वारा 2019 से प्रयोग किए जा रहे ट्रैकिया फोरेंसिक केस मैनेजमेंट सिस्टम को 2024 में अपग्रेड किया गया। अब केस डॉकेट, आरसी बनाने, रिसीविंग से लेकर उसकी रिपोर्ट भेजने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, ऑटोमेटेड और ट्रैक करने योग्य है। केस संपत्ति प्रेषण, हस्तांतरण और प्राप्ति की प्रक्रिया को बायोमेट्रिक प्रमाणी के उपयोग द्वारा आधुनिक व जवाबदेह बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि हर साक्ष्य, हर रिपोर्ट, हर अपडेट को रियल टाइम में देखा और मॉनिटर किया जा सकता है। इससे न सिर्फ रिपोर्टिंग की गति बढ़ी है बल्कि फाइलिंग में मानवीय गलती की संभावना भी लगभग समाप्त हो गई है। हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की 2 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाकर इनके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार निजी प्ले वे स्कूलों को मान्यता देने के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा मान्यता का नवीनीकरण 30 दिन के भीतर किया जाएगा। हरियाणा में प्ले वे स्कूल मान्यता के लिए राज्य सरकार ने एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस लागू की हैं। इस पॉलिसी के तहत प्ले वे स्कूलों की हर साल मान्यता रिन्यू करानी होती है। प्ले स्कूलों में बच्चों की आयु सीमा 3 से 6 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा 20 बच्चों पर एक टीचर और एक केयर टेकर होना चाहिए। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। प्ले ग्राउंड और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। प्ले स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके बाद स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा सुरक्षित भवन और फायर सेफ्टी प्रबंध होने चाहिए। लाइब्रेरी में ऑडियो वीडियो सामग्री होनी चाहिए। बच्चों और स्टाफ का रिकॉर्ड अपडेट रखना चाहिए। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों के लिए मान्यता की नीति यह है कि उन्हें शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई अधिनियम 2009 के तहत 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती है। इसके अलावा स्कूलों को आरटीई के नियमों और विनियमों को पालन करना होगा, जैसे कि छात्रों के लिए पानी और शौचालय की व्यवस्था करना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सदर बाजार की सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक किया जाएगा। इसके लिए 62 जगहों पर 235 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई गई है। इस संबंध में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसने बाजार का सर्वे करते हुए इन जगहों को चिन्हित किया है। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मुकेश शर्मा ने गुरुग्राम मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीएमडीए को पत्र लिखकर इस योजना की सूचना दी है। सदर बाजार ही नहीं बल्कि इससे सटे बड़ा बाजार, चूड़ी बाजार और ट्रक मार्केट आदि जगहों पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं। इन बाजारों में सुरक्षा की ठोस व्यवस्था नहीं होने के चलते लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़, लूटपाट और चोरी के कई मामले दर्ज हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के चलते अपराधी अपराध कर आसानी से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरे लगने पर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में सफलता हासिल होगी। इन सीसीटीवी कैमरों को सेक्टर 44 स्थित जीएमडीए कार्यालय में बने कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। इन कैमरों के इंस्टॉलेशन और संचालन पर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होगी। इनकी बदौलत पुलिसकर्मी सदर बाजार और साथ लगते बाजारों के हर चौक चौराहे और गलियों पर पैनी नजर रख सकेंगे। इससे काफी हद तक छेड़छाड़, लूटपाट जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC का 12वीं कक्षा का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे आएगा। बोर्ड सचिव मुनीश नागपाल सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचे। संभावना है कि आज सुबह हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड रिजल्ट का ऐलान करे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि 12वीं कक्षा के रिजल्ट की तैयारी चल रही है। जिन बच्चों के 80% से अधिक अंक हैं, उनके रिजल्ट की डबल वेरिफिकेशन की जा रही है ताकि कोई कमी ना रहे। रिजल्ट फाइनल होते ही जारी किया जाएगा। 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स को बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें रिजल्ट से संबंधित सभी जरूरी अपडेट्स सीधे नोटिफिकेशन के रूप में मिलेंगे, जिससे कि वे सबसे पहले अपना परिणाम देख सकेंगे और डाउनलोड कर पाएंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट के लिए 12 मई और 15 मई की संभावित तिथियां तय की गई थी। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि स्टूडेंट्स को कॉलेजों में प्रवेश लेने को लेकर किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आने दी जाएंगी। EPFO ने एक नया सिस्टम शुरू किया है जो PF निकासी प्रक्रिया को काफी सरल यानी आसान बनाता है।
अब यूजर बिना पासबुक या चेक अपलोड किए अपना पीएफ निकाल सकते हैं, जिससे कि पूरी प्रक्रिया तेज और सुलभ हो गई है। इस कदम का उद्देश्य यूजर की असुविधा को कम करना और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समय की बचत करना है। ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के लिए बैंक पासबुक या चेक अपलोड करने की जरूरत को खत्म करके बड़ा बदलाव किया है। ईपीएफओ यूपीआई आधारित निकासी प्रणाली शुरू करके पीएफ निकासी को और भी सुविधाजनक बनाने पर काम कर रहा है, जिससे कि उपयोगकर्ता यूपीआई का उपयोग करके 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। प्रस्ताव एनपीसीआई के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। एक बार लागू होने के बाद यह प्रणाली निकासी प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करेगी और पारंपरिक बैंकिंग दस्तावेजों पर निर्भरता को कम करेगी। इस प्रणाली पर काम शुरू हो चुका है। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से पुष्टि की कि योजना पहले से ही प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि अधिकांश ईपीएफओ ग्राहक अतिरिक्त बदलाव किए बिना इस सेवा से लाभान्वित होंगे। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कोहली ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर लिखा, टेस्ट क्रिकेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, वो पाठ सिखाई जो जिंदगी भर मुझे याद रहेंगे। कोहली ने 10 मई को बीसीसीआई से कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहता हूं। बोर्ड ने कोहली को अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था। वहीं 11 मई को बोर्ड के एक अधिकारी ने उनसे बात भी की थी। दिसंबर या जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में हुई बॉर्डर गावस्कर सीरीज में विराट कोहली का प्रदर्शन बेहतर नहीं था। उन्होंने इस सीरीज में 23.75 के औसत से रन बनाए थे। वहीं 8 में से 7 बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर आउट हुए थे। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैच खेले। उन्होंने 30 शतक और 31 अर्धशतक बनाए। विराट ने 7 दोहरे शतक लगाए। 2017 और 2018 में वे टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुने गए। विराट ने लिखा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार मैंने बैगी ब्लू जर्सी 14 साल पहले पहनी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फॉर्मेट मुझे इस तरह के सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे पहचान दिया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर साथ रखूंगा। सफेद जर्सी में खेलना मेरे लिए बहुत ही खास और निजी अनुभव है। परिश्रम, लंबे दिन, छोटे छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब मैं इस फॉर्मेट से दूर जा रहा हूं तो यह आसान नहीं है, लेकिन यह फिलहाल सही लगता है। मैंने इसमें अपना सब कुछ दिया है और इसने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा दिया है। मैं खेल के लिए, मैदान पर खेलने वाले लोगों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए आभारी हूं जिसने मुझे इस सफर में आगे बढ़ाया। मैं हमेशा अपने टेस्ट कैरियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा। उन्होंने आगे अपनी जर्सी का नंबर 269 यानी 269 लिखा और लिखा साइनिंग ऑफ। बीसीसीआई ने विराट कोहली को थैंक यू कहा। बोर्ड ने लिखा, टेस्ट क्रिकेट में एक युग समाप्त हो गया है, लेकिन विरासत जारी रहेगी। उन्होंने टीम इंडिया के लिए जो योगदान किया उसे हमेशा याद किया जाएगा। वहीं साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को संन्यास लेने पर सच्चा लीजेंड बताया। एबीडी ने कहा कि कोहली की स्किल्स ने हमेशा प्रेरणा दी है। उन्होंने प्यार से कोहली को बिस्कोटी कहा। इस इटालियन शब्द का मतलब बिस्कुट होता है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने 32 ऑपरेशन सिंदूर पर फिर जानकारी दी। एयर मार्शल भारती ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसका जवाब दिया। नुकसान के लिए वे जिम्मेदार हैं। इससे पहले रविवार शाम 6:30 बजे इन्हीं अफसरों ने 1 घंटा 10 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे संघर्ष विराम हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, बीएसएफ की मैं सराहना करूंगा। उनके डायरेक्टर जनरल से लेकर पोस्ट पर पहरा देने वाले जवान बढ़ चढ़कर शामिल हुए और हमें हेल्प किया। हमारी मल्टी टियर्ड ग्रुप का वे हिस्सा थे। आपने सुना होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें कदम चूमती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाएं मिलकर काम कर रही थी। हमारे 140 करोड़ भारतीय हमारे पीछे खड़े थे। इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर के एक गांव में सोमवार रात को ड्रोन दिखाई दिए हैं, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस ने मार गिराया। वहीं झुंझुनू जिले के चिड़ावा, पिलानी, सिंघाना, बुहाना और आसपास के क्षेत्र में भी आसमान में संदिग्ध वस्तु दिखने की सूचना मिली है। कलेक्टर के आदेश पर कुछ देर के लिए ब्लैकआउट किया गया। इन सबके बीच इंडिगो ने भारतीय एयर स्पेस में जारी ड्रोन घुसपैठ के मद्देनजर जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़ और राजकोट को उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स 13 मई तक कैंसिल कर दी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के 43 घंटे बाद सोमवार को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए। एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई। 32 एयरपोर्ट्स के लिए एयरलाइन सर्विसेज 9 मई से 15 मई की सुबह 5:29 तक बंद की गई थी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोमवार को प्रेस रिलीज के जरिए एयरपोर्ट्स खोलने की जानकारी दी।
इसमें बताया गया है कि 15 मई तक बंद 32 एयरपोर्ट्स अब तत्काल प्रभाव से एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए उपलब्ध है। यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी के लिए एयरलाइन कंपनियों की वेबसाइट देखने के लिए कहा गया है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने भी बॉर्डर इलाकों में जवाबी हमला किया। सिविल एविएशन मंत्रालय ने 10 मई को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स बंद करने का निर्देश जारी किया था। 10 मई की शाम 5 बजे दोनों देशों ने सीजफायर यानी संघर्ष विराम की घोषणा की थी। इसके बाद पाक बॉर्डर से लगे भारतीय राज्यों में हालात सामान्य होने लगे। वहीं 11 मई को राजस्थान में 27 कैंसिल ट्रेनों को बहाल करने का आदेश भी जारी किया गया। पंजाब के फिरोजपुर में 8 कैंसिल ट्रेनों को सामान्य रूप से चलाने के आदेश जारी किए गए। गुजरात से राजस्थान जाने वाली जो नाइट ट्रेनें 10 मई से रद्द कर दी गई थी वे अब बहाल कर दी गई हैं। गुजरात में सरकारी कर्मचारियों की रद्द की गई छुट्टियों को लेकर भी आज अहम फैसला हो सकता है। किया मोटर्स इंडिया ने भारतीय बाजार में नई प्रीमियम एमपीवी किया क्लेविस लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इसे 8 मई को रिवील किया था। अपडेटेड एमपीवी को किया कैरेंस के प्रीमियम मॉडल के रूप में पेश किया गया है, यानी इसमें कैरेंस से ज्यादा फीचर मिलेंगे। इसमें नए डिजाइन लैंग्वेज और कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और लेवल 2 एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम यानी एडीएस जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। क्लेविस एमपीवी को 6 पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ भारत में बेचा जाएगा। कंपनी ने कार को 7 वेरिएंट के साथ उतारा है। भारत में किया क्लेविस के लॉन्च के बाद कंपनी मौजूदा किया कैरेंस की बिक्री भी जारी रखेगी। क्लेविस को इस महीने के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। क्लेविस की कीमत मौजूदा किया कैरेंस से ज्यादा हो सकती है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 11 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला मारुति अर्टिगा, मारुति XL6, किया कैरेंस और टोयोटा रूमियन से रहेगा। इसके अलावा इसे टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, मारुति इन्विक्टो और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से सस्ती कार के तौर पर चुना जा सकेगा। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद सोमवार 12 मई को सेंसेक्स 2975 अंक यानी 3.74% चढ़कर 82,430 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की ये साल की सबसे बड़ी तेजी है। इससे पहले सेंसेक्स 15 अप्रैल को 1577 पॉइंट यानी 2.10% चढ़ा था। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयरों में तेजी है। इन्फोसिस के शेयर में 7.67%, एचसीएल टेक में 5.97%, टाटा स्टील में 5.64%, जोमेटो में 5.51%, टीसीएस 5.42% और टेक महिंद्रा 5.36% की तेजी रही। आईसीआईसीआई बैंक और एनटीपीसी समेत कुल 7 शेयरों में 4.5% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा बजाज फिनसर्व और महिंद्रा एंड महिंद्रा सहित कुल मिलाकर 5 शेयर्स 3.5% चढ़कर बंद हुए। सन फार्मा और इंडसइंड बैंक के शेयर में 3.4% की गिरावट रही। निफ्टी में भी 917 अंक यानी 3.82% की तेजी रही। ये 24,925 के स्तर पर बंद हुआ। बता दें कि एमआरएफ, पीएनबी बैंक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेज सहित कई कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। साथ ही सीजफायर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन कम हुई। इस मामले से जुड़े सभी डेवलपमेंट्स पर निवेशकों की नजर लगातार बनी रहेगी। सोने के दाम में गिरावट है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2023 रुपए घटकर 94,393 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव 191 रुपए बढ़कर 95,917 रुपए हो गया है। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में सोने चांदी में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके बाद सोने में फिर तेजी आएगी। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 88,930 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 97,030 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।